हेलो एवरीवन, आज के क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंडक्टर। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स। और हम लोगों ने बात किया था कि एक्टिव कंपोनेंट्स के कैटेगरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं और पैसिव कंपोनेंट्स के कैटेगरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। तो हम लोग को आज के डेट में पता है कि रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये तीन कंपोनेंट्स पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। और पैसिव कंपोनेंट्स का क्या फीचर्स होता है ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। आज उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। और मैं ये भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं उसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक तरह का पैसिव कंपोनेंट्स वो होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, और दूसरा तरह का जो पैसिव कंपोनेंट्स होता है वो एनर्जी को डिसिपेट करता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग रेसिस्टर के बारे में पढ़े थे। मैंने बताया आप लोगों को कि रेसिस्टर एनर्जी डिसिपेटिंग कंपोनेंट्स है, एनर्जी को बर्बाद करता है, डिसिपेट करता है, ठीक है। जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो आज हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं इंडक्टर को, ठीक है। देखो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, एन इंडक्टर इज ए पैसिव कंपोनेंट्स। इंडक्टर क्या है, पैसिव कंपोनेंट्स है। पैसिव कंपोनेंट्स क्या होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज इस पर हम लोग कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे पैसिव कंपोनेंट्स पे, ठीक है। जो इसका मेन फीचर्स है, जो चीज नहीं जानते हैं इंडक्टर के बारे में, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। एन इंडक्टर हैव कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी। एन इंडक्टर हैव कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब आप लोग जानते होंगे, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, ठीक है। तो एक इंडक्टर के पास एनर्जी स्टोर करने का क्षमता होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यार हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, ठीक है। ये हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में या सर्किट में ऑलमोस्ट ये यूज होता ही होता है, ठीक है। चलो तो एक लाइन याद रखना कि जो इंडक्टर है वो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, यानी कि उसमें एनर्जी को स्टोर करने का कैपेसिटी है, अपने पास कुछ देर के लिए एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर देन इट स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि व्हेन करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर, मतलब जब किसी इंडक्टर से करंट फ्लो करता है, देन इट स्टोर एनर्जी, तो ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये बात भी मैं पहले शायद आप लोगों को बता चुका हूं कि जब इंडक्टर से कोई करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए ये अपना मैग्नेटिक फील्ड को यूज करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। अब फिर से मैं कंक्लूड कर देता हूं जो भी बात अभी आपको बताया। आप ऐसे याद रखो कि कोई इंडक्टर एक कंपोनेंट्स है, छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है। जब इससे कोई करंट फ्लो करता है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है अपने मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। आगे चल के मैं कैपेसिटर के बारे में पढ़ाने वाला हूं। वहां पे मैं बताऊंगा कि जब उस पर कोई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ड्यू टू अप्लाइड वोल्टेज वो भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, बट एनर्जी को स्टोर करने के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करता है, ठीक है। तो इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो दोनों का फील्ड चेंज हो गया, काम सेम है लेकिन फील्ड चेंज हो गया, जिस फील्ड में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो कुछ पॉइंट्स है, ये बहुत ही कमाल का पॉइंट है, इसको आपको समझना होगा बहुत डीपली। देखो अगला पॉइंट क्या है, इंडक्टर अपोजेस द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। देखो क्या है भाई, इसको बहुत अच्छे से समझने का जरूरत है। इंडक्टर अपोजेस द चेंज ऑफ करंट, मतलब जो करंट में बदलाव होता है उसको अपोज करता है, ठीक है। वो ये नहीं चाहता है कि सडनली करंट में बदलाव हो, ठीक है। तो करंट के बदलाव में जो करंट के जो वैल्यू में बदलाव होता है उसको अपोज करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पूरा पॉइंट फिर से पढ़ के समझाते हैं। इंडक्टर अपोजेस द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब कोई करंट इससे जब फ्लो करता है तो उसको चेंज होने से रोकता है, सडनली नहीं, अचानक उसके वैल्यू को नहीं चेंज होने देगा। अब इस बात को ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई इंडक्टर है, ठीक है, तो कोई इंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये कोई वायर है, यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब मान लो ये 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और ये इंडक्टर से ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इंडक्टर से आराम से करंट फ्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सडनली 1 एम्पियर से अगर ये करंट 5 एम्पियर हो जाना चाहे,
मतलब तुरंत, मतलब एक मान लो 1 मिली सेकेंड में, सेकेंड तो बहुत बड़ा हो जाता है, मिली सेकेंड ही हम लोग लेते हैं। 1 मिली सेकेंड कितना होता है? तो 1 × 10⁻³ सेकेंड के बराबर होता है। तो 1 मिली सेकेंड मतलब ये बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये मिली सेकेंड हमारे लिए छोटा नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में जो मिली सेकेंड होता है ये छोटा वैल्यू नहीं होता है हमारे लिए, ये भी हमारे लिए बड़ा ही वैल्यू है। चलो कोई बात नहीं, 1 मिली सेकेंड, ठीक है, मतलब 1 सेकेंड को 1000 से डिवाइड कर दो तो हमारा जो एक वैल्यू आएगा वही हमारा वैल्यू, मतलब 1 सेकेंड तो एक बहुत छोटा वैल्यू है, उसको भी 1000 से डिवाइड करो तो उसका एक पार्ट जो आएगा उतना समय में। अगर ये सोचो कि उतना समय में 1 एम्पियर से 5 एम्पियर में होना चाहेगा तो ये नहीं होने देगा, ठीक है। आपको 1 एम्पियर से 5 एम्पियर होना है, होइए, कोई दिक्कत नहीं है। इंडक्टर का कहना ये होता है कि आपको 1 एम्पियर से 5 एम्पियर होना है, कोई दिक्कत नहीं है, होइए, लेकिन आराम से होइए। ये इतना कम टाइम में क्यों हो रहे हैं आप, इसका मतलब यही है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे मैं जानबूझ के समझा रहा हूँ कि ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो, समझ रहे हो ना। मतलब थोड़ा सा टाइम लीजिए, आराम आराम से बताइए सडनली क्यों चेंज हो रहे हैं, आया बात समझ में। तो ये सडन चेंज ऑफ करंट को क्या करता है, रोकता है, अपोज करता है। ये नहीं चाहता कि करंट का वैल्यू सडनली चेंज हो। इंडक्टर अपोजेस द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, आया बात समझ में। जो इससे करंट फ्लो होता है उसको चेंज होने से रोकता है, मतलब उसका जो वैल्यू है सडनली चेंज नहीं हो सकता। अगला पॉइंट आ जाओ, इस बात को याद रखना, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट जो होंगे वो लोग और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट। अगला पॉइंट क्या है, एन इंडक्टर डज नॉट अलाउ टू चेंज द करेंट इंस्टेंटेनियस। ये दोनों सेम ही बात है लगभग। क्या है, एन इंडक्टर डज नॉट अलाउ टू चेंज द करेंट इंस्टेंटेनियसली, मतलब ये जो इंडक्टर होता है ये नहीं चाहता है या अलाउ नहीं करता है कि करेंट का वैल्यू इंस्टेंटेनियसली मतलब होता है तुरंत, ठीक है। ये नहीं चाहता है, ये अलाउ ही नहीं करेगा कि तुरंत करेंट चेंज हो जाए। क्यों अलाउ नहीं करता है, कैसे इसका वर्किंग होता है, अभी थोड़ी देर में हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इंडक्टर दिखता कैसा है, इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आप लोग के स्क्रीन पे अभी देखोगे बहुत सारा इंडक्टर आ रहा होगा, ठीक है। कितने टाइप्स के इंडक्टर्स होते हैं वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इंडक्टर क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा समझो। इंडक्टर को हम लोग ना समटाइम्स क्वाइल्स भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो है क्वाइल्स है, प्यारा सा नाम है इसका, ठीक है। इसको प्यार से हम लोग क्वाइल्स भी बोलते हैं। जैसे आपका भी घर का कुछ प्यार से नाम रखे होंगे घर वाले लोग, चिंटू, मिंटू, पिंटू, सिंटू वैसे ही इसका भी इंडक्टर का एक चिंटू वाला नाम है, मतलब क्वाइल वाला नाम है, मतलब इसको क्वाइल बोलते हैं। क्वाइल का मतलब क्या होता है आप लोगों को शायद पता होगा, क्या आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट को क्वाइल का मतलब पता है। इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है ना, जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, उस कंस्ट्रक्शन के अनुसार इसको क्वाइल बोला जाता है। एक्चुअली क्या किया जाता है, एक लंबा सा कंडक्टर वायर लिया गया, ये कोई कंडक्टर वायर है, कॉपर का हो सकता है, ठीक है, Cu कॉपर का है। और इसको क्या किया गया, मान लो हम अपना ये उंगली लिए, कोई जरूरी नहीं है कि उंगली पे ही, किसी भी मटेरियल पे, प्लास्टिक को भी ले सकते हैं। अच्छा चलो स्केच को ले लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर में वायर को, ये जो लंबा वाला कॉपर वायर है, इसको ऐसे लपेट दिए, ठीक है, बस लपेट के छोड़ दिए, हो गया इंडक्टर। एक छोर इधर से निकल जाएगा, एक छोर इधर से निकल जाएगा। या फिर हो सकता है कि कोई गोल सा आयरन रिंग हो, आयरन का जैसा अंगूठी होता है ना, रिंग जो हम लोग उंगली में पहनते हैं, ऐसा हो, और इसके ऊपर में ऐसा तार लपेट दिया जाए, हो गया, यही इंडक्टर है। और क्या, मतलब कुछ स्पेशल नहीं है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगने का। अभी देखोगे आपके स्क्रीन पे बहुत सारे इंडक्टर आ रहे होंगे, है क्या, या तो हवा में ऐसे ही ये वायर लपटा हुआ है, जैसे मान लो उंगली पे तार लिए, इंडक्टर बनाने के लिए क्या किए, कॉपर वायर लिए और कॉपर वायर को अपने उंगली पे लपटे और उंगली को बाहर कर लिए, तो एयर कोर बन जाएगा। आगे हम पढ़ाने वाले हैं कि एयर कोर इंडक्टर क्या होता है। अभी देखोगे आपके स्क्रीन पे अभी एयर कोर इंडक्टर आ रहा होगा, है क्या, ये ध्यान से देखो इसको गौर से देखो इस इंसान को, यही है वो ठीक है। एक न्यूज आता है ना जिसमें ऐसे बोलता है, वैसे ही देखो इसको, ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसमें है क्या, कुछ नहीं है भाई, ये बस कॉपर वायर है, उसको ऐसे लपेट दिया गया, हो गया, इसको एयर कोर बोलते हैं। या एक आयरन कोर पढ़ाएंगे जिसमें हम बताने वाले हैं कि आयरन के ऊपर में क्वाइलिंग किया होगा। अभी आपके स्क्रीन पे आयरन कोर भी आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इंडक्टर क्या है, सिंपल सा क्वाइल है। और क्वाइल कैसे बनता है, तो कॉपर वायर, एक लेंथ ऑफ वायर लिए, एक लंबा सा कॉपर वायर लिए और उसको क्या किए, बस लपेट दिए गोल गोल गोल, ठीक है। जैसे जलेबी राउंड राउंड स्टॉप होता है, वैसे ही राउंड राउंड स्टॉप कर देना है।
तो बस बन जाएगा इंडक्टर। ठीक है, तो आराम आराम से चीज़ों को समझ समझ के पढ़ो, मजा आएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा दिमाग में लोड लेके पढ़ोगे कि अरे इंजीनियरिंग पढ़ने आ गए हैं, बहुत टफ चीज़ है, तो आपको उतना ही डर लगेगा, पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चीज़ों को समझ समझ के पढ़ना होता है। अभी तो कितना आसान है इंडक्टर, है ना, हमेशा के लिए याद रह सकता है कि इंडक्टर कुछ नहीं है, सर बताए थे कॉपर वायर रहता है, उसको बस ऐसे लपेट दिया जाता है, बन जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो कॉपर वायर होता है इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारा मैग्नेटिक, और होता क्या है, थोड़ा सा एक चीज और है, ये करंट को कैसे अपोज करता है, सडन चेंज ऑफ करंट को कैसे अपोज करता है, इस पे भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और कैसे हम लोग तार को लपेट देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाता है। एक बात और है कि जब यहाँ पे जो इंडक्टर होता है ना, इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड या इसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कुछ टाइम के लिए स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। ये सारी बातों को एक साथ हम कंक्लूड कर रहे हैं। अब आराम से आप भी चीज़ों को समझ समझ के पढ़िए। थोड़ा सा ये तार को मोटा कर लिए, ये मान लो कोई कॉपर वायर है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, ये रहा हमारा कॉपर वायर। ठीक है, ये एक लंबा सा कॉपर वायर है जिससे हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडक्टर बनाने वाले हैं। आप भी बना सकते हो, इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन पार्ट होता है, जितना हेनरी का आपको इंडक्टर बनाना होगा आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये कंपनी वाला ही बनाएगा। बहुत बार हम लोग लैब में, अपने कॉलेज में लैब करा रहे होते हैं या कोई प्रोजेक्ट करा रहे होते हैं, और हमारे पास अगर मान लो नहीं है इंडक्टर, मार्केट से खरीदने में बहुत टाइम लग रहा है, तो हम लोग खुद से भी कुछ कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन करके इंडक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये कॉपर वायर है। अब कोई कॉपर वायर में सपोज करो कि ऐसे करंट फ्लो होता है, तो एक चीज आपको और अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे बहुत सारा चीज हम लोग बताते रहेंगे, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी कुछ हो सकता है कि नया कॉन्सेप्ट लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नया चीज सीखने के लिए मिल रहा है आपको। होता क्या है कि कोई कॉपर वायर है, जब इससे करंट फ्लो करता है, तो जहां पे भी किसी भी वायर से करंट फ्लो होता है, तो उस पूरे वायर के क्रॉस दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, ये होगा ही होगा, ये हमारे और आपके बस में नहीं है। ठीक है, जब किसी कंडक्टर से या तार से करंट फ्लो होता है, तो इसके चारों तरफ ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे मान लो ये कोई कॉपर वायर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों तरफ ऐसे पूरा चारों तरफ इसके मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। आया बात समझ में? अब देखो, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये पूरा ऐसे थोड़ा सा लो मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन सोचो कि यही वायर है, ये जो कॉपर वायर है, इसको ऐसे गोल गोल घेर दिया गया, मतलब ऐसे उंडेड कर दिया, लपेट दिया गया। अब चीजों को समझोगे, बड़ा आसान हो गया। इस वायर को लिया गया, पहले जो सीधा तार था इसी को क्या कर दिया, लपेट दिया, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और इससे जब करंट फ्लो होगा तो समझोगे, हमने क्या बोला कि जब भी करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा ना। अब ये जो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये पूरा में, अब सोचोगे कि यहाँ से ये तार जो है ना, कम ही डिस्टेंस में बहुत बड़ा तार होगा, और उसको गोल गोल लपेट दोगे तो ऑब्वियसली उसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। पेन में, कोई पेन होता है, कलम जिसको आप लोग बोलते हो, उसके स्प्रिंग देखो, रिफिल में नीचे की तरफ स्प्रिंग जो लगा हुआ होता है, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। तो जो स्प्रिंग होता है ना, वो कॉइल के फॉर्म में होता है, बिल्कुल वैसा ही इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो एक लंबा तार का लेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब सोचो कि इसमें जब लंबा था तो ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा बटा हुआ था, इतना दूर में था। अब इतना तार को एक छोटा सा इंडक्टर बना दिया गया, तो मैग्नेटिक लेंथ तो उतना ही यूज हुआ। अब आगे हम आपको बताने वाले, इंडक्टेंस का वैल्यू लेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पे भी डिपेंड करता है। तो ये लेंथ तो उतना ही रहा तार का, ये हुआ क्या, तार कम ही दूरी में आ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि तार उतना ही यूज किया। सारा सोचो कि कंप्रेस होके छोटे से दूरी में मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और जैसे जैसे ये करंट फ्लो होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पूरा में जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये करंट को कैसे अपोज करता है उसको समझो थोड़ा सा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा पिक्चर गंदा हो गया, कोई बात नहीं है, आप चीजों को समझने में विश्वास रखो। देखो होता है क्या, ये मान लो कॉइल है,
और करंट फ्लो हुआ ऐसे, ठीक है। तो लेन साहब ने क्या बताया था कि जो करंट फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि कहीं पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, लेन साहब ने बताया कि कहीं पे भी करंट फ्लो होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। जैसे करंट मान लो ये एरो डायरेक्शन बता रहा है कि नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को जिस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको फ्लक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये फ्लक्स ऊपर की तरफ होगा, और यहाँ पे जो फ्लक्स है ना, चूंकि करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है तो फ्लक्स का भी वैल्यू चेंज होगा। तो फैराडे साहब ने क्या बताया था कि कहीं पे भी d∅dt इफेक्ट होगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ होगा। इंड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न होना, इंड्यूस मतलब होता है, कहीं लिख लेना, उत्पन्न होना। कोई चीज नया उत्पन्न होता है तो उसको इंड्यूस बोलता है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, ये वोल्टेज के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अभी हम रफली बता रहे हैं, इसको एकदम दिमाग में मत भर के रख लेना, क्योंकि आगे का बहुत सारा सब्जेक्ट हमको पढ़ाना होता है। इंड्यूस ईएमएफ और वोल्टेज बिल्कुल सेम नहीं होता है, ठीक है, बट हम लोग समटाइम्स इक्वल लिख लेते हैं क्योंकि दोनों का काम एक ही होता है। वोल्टेज के कारण भी कहीं सर्किट में करंट फ्लो होता है और इंड्यूस ईएमएफ के कारण भी करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो अभी बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन आगे सब्जेक्ट में हम बताऊंगा या मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एक सेंस में दोनों लगभग सेम काम करते हैं, इसलिए समटाइम्स इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग वोल्टेज भी के फॉर्म में भी समझते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि ये d∅dt कहीं पे भी होगा तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स के लिए होगा, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्न्स में, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कैसे काउंट किया जाता है, जैसे मान लो ये घुमाना है स्टार्ट किया तार को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्न, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्न, इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 टर्न्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, याद रखना। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है। कोई भी कॉइल बनाया जाता है तो उसका नंबर ऑफ टर्न्स को काउंट किया जाता है। तो n d∅dt से इंड्यूस ईएमएफ होगा, ये फैराडे साहब ने बताया था। आगे चल के, ठीक है, आप लोगों को बहुत सारा ऐसा डिवाइस कंपोनेंट्स पढ़ना है, खास करके अपने सब्जेक्ट में भी पढ़ना है। लास्ट चैप्टर जो ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब हम आप लोगों को वर्किंग प्रिंसिपल बताएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ट्रांसफार्मर काम करता है, ऐसा मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वापस से यही फार्मूला मैं बताऊंगा, और मैं बताऊंगा कि ये फार्मूला देने वाले दुनिया को जो पहले साइंटिस्ट थे वो थे फैराडे साहब, नाम सुना होगा उनका, ठीक है। और इसको बोला जाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये भी बोला जाता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। और ईएमएफ का फार्मूला उन्होंने दिया था n d∅dt, लेन साहब ने बाद में माइनस लगवा दिया था, वो छोड़ो हटाओ, बाद में जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो देखेंगे। एक बात समझो, ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ना, जिसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, एक तरह का वोल्टेज होता है। और सोचोगे, देखो करंट जब ऐसे फ्लो हो रहा था तो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है ना, एक तरह का वोल्टेज है, वो अपोजिट फ्लो अपोजिट होगा, यानी कि इसके लिए ये प्लस और ये माइनस। आप लोग जानते हो कि करंट कैसे फ्लो होता है, तो प्लस से माइनस की तरफ। अब देखो ये जो सिंबल बना है ना प्लस और माइनस का, ये कौन सा है, तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ना उसका सिंबल है। मान लो ये पहला टर्न्स है तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ हुआ, क्योंकि फ्लक्स का डायरेक्शन जिधर रहेगा उधर ही इंड्यूस ईएमएफ होता है। फ्लक्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब देखो ये जो करंट आ रहा था ये मेन करंट था, पहले से फ्लो हो रहा था। अब जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ, इंड्यूस ईएमएफ के कारण भी करंट फ्लो होता है, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ इधर पहले बताया कि इंड्यूस ईएमएफ वोल्टेज के लगभग समान होता है, और वोल्टेज कहीं पे रहेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब देखो ये जो वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ है ये नया उत्पन्न हुआ, क्यों भाई, तो ये कॉइल में करंट जब फ्लो हुआ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना अपने ही नंबर ऑफ टर्न्स को कट करता है, जिसके कारण d∅dt इफेक्ट होता है। और जहां पे भी d∅dt n नंबर ऑफ टर्न्स के अक्रॉस होता है, ध्यान से सुनोगे, जहां कहीं पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है नंबर ऑफ टर्न्स के अक्रॉस, तो फैराडे साहब ने बताया था कि अगर ये फेनोमेना हो रहा है तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ होगा, एक तरह का वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। अब ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है,
ये प्लस से माइनस है, यानी कि नीचे की तरफ प्लस पोलरिटी होगा, ऊपर की तरफ माइनस पोलरिटी। ये जो मेन करंट है, अब मेन करंट आपका क्या था, तो ये ब्लैक वाला डायरेक्शन मेन करंट का है। अब ये ब्लू वाला देखो डायरेक्शन हम बता रहे हैं करंट का, ये जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ ना, उसके कारण जो करंट फ्लो होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। अब एक ही तार में दो तरह का करंट अगर फ्लो हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो एक दूसरे को अपोज करता है, एक दूसरे को घटाता है, एक दूसरे के वैल्यू को क्या करता है, घटाता है। जैसे मान लो ये 5 एम्पियर का करंट है, समझा रहे बच्चा लोग, ये 2 एम्पियर का करंट है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं समझोगे तब आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ खास नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सास भी कभी बहू थी क्या, कोई बात नहीं सारी सास तो कभी ना कभी बहू रहती ही है, तो इसमें कौन सा नया बात बोल दी हम। चलो नया बात ये है कि एक ही तार में दो करंट फ्लो हो रहा है, एक जा रहा है बाएं से दाहिने, दूसरा जा रहा है दाएं से बाहिने, मतलब बाएं, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को अपोज करता है। जो रिजल्टेंट करंट होगा उसको हम लोग लिखेंगे 5 - 2 यानी कि 3 एम्पियर, और जिस करंट का वैल्यू ज्यादा होगा वही विजयी प्राप्त करेगा, उसी का डायरेक्शन हम लोग को मानना होगा। आगे अगर बात करें कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस तार में हम लोग बोलेंगे कि 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, और जो बड़ा वाला करंट का वैल्यू था उसी डायरेक्शन में, छोटे वाले के डायरेक्शन में नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या किया, अपोज किया, जिसके कारण करंट का वैल्यू घटा। अब बात समझो, यहाँ पे एक मेन करंट है ब्लैक वाला, ब्लू वाला जो है ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उससे करंट, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, करंट के फ्लो को अपोज करता है। अब सोचो कि हर एक टर्म्स में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये वाला दूसरा वाला टर्न है, तो इसमें भी करंट नीचे की तरफ जा रहा है। अब इंड्यूस ईएमएफ जो होगा उसके कारण करंट क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो फिर से ये करंट एक दूसरे को क्या किया, अपोज किया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल्स में, बहुत ज़्यादा अगर इंडक्टर को डिटेल्स में पढ़ाया जाना काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन चलो अभी थोड़ा सा टॉपिक को छोटा ही रखेंगे। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हो आप लोग, ज़्यादा पढ़ाने लगेंगे हम लोग तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा आप लोग का, लेकिन उतना ज़रूर पढ़ाना है ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है, और आज उत्सुकता बढ़े आपका कि हाँ हमको टॉपिक सीखने के लिए मिल रहा है। चलो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये करंट को क्या करता है, अपोज करता है। इस वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं। एन इंडक्टर डज नॉट अलाउ टू चेंज द करंट इंस्टेंटेनियसली, एन इंडक्टर डज नॉट अलाउ टू चेंज द करंट इंस्टेंटेनियसली, मतलब कोई इंडक्टर जो होता है इंस्टेंटेनियसली मतलब तुरंत करंट को चेंज होने के लिए नहीं अलाउ करता है। क्लियर। अब चलो थोड़ा सा अगला पॉइंट देखते हैं। इट ऑफर हाई इम्पिडेंस टू एसी बट वेरी लो इम्पिडेंस टू डीसी। ये कमाल का पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, इट ऑफर हाई इम्पिडेंस। इम्पिडेंस जो होता है इट्स इक्विवेलेंट टू रेसिस्टेंस होता है, और रेसिस्टेंस क्या होता है, तो हमने बताया कि किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी, ठीक है, जिससे करंट को वो अपोज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस के बदले इम्पिडेंस लिखा गया। इम्पिडेंस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होता है, दोनों का प्रॉपर्टी सेम ही होता है। 3 वर्ड होता है, देखो, रेसिस्टेंस होता है, इम्पिडेंस होता है और रिएक्टेंस होता है, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी होता है, और तीनों प्रॉपर्टी करंट को अपोज करने वाला होता है। इंडक्टर और कैपेसिटर में रेसिस्टेंस नहीं बोला जाता है, इसको एक्चुअली रिएक्टेंस इसका नाम है। इसका क्या नाम है, रिएक्टेंस नाम है, और इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सएल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो हर एक इंडक्टर में रिएक्टेंस होता है, वैसे ही कैपेसिटर में भी रिएक्टेंस होता है, जिसको एक्सी से, कैपेसिटर के रिएक्टेंस को एक्सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस क्या है, तो करंट को अपोज करने वाला प्रॉपर्टी है। रिएक्टेंस इज द कैपेसिटी और प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर थ्रू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को रेसिस्टर में जो उसका प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी से वो करंट को अपोज करता है, उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टर के प्रॉपर्टी को रेसिस्टेंस बोलते हैं, और इंडक्टर और कैपेसिटर के प्रॉपर्टी को रिएक्टेंस। नाम अलग अलग हो गया बट काम एक ही है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े। इट ऑफर हाई इम्पिडेंस टू एसी, मतलब कोई इंडक्टर से एसी सिग्नल पास करना होता है तो उसके लिए हाई इम्पिडेंस देता है। इसको हम मिटा देते हैं, अगर लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। चलो, मतलब बोले लिख लो, बस कर ही देना पॉज, या पीछे बैक करके लिख लेना। उतना समझदार हो आप लोग, मोबाइल वर्ल्ड में जी रहे हो क्या, ये सब बताने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखो ये क्या है, जैसे 2 तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है,
करंट और वोल्टेज या पावर जो भी है दो तरह का होता है। एक होता है एसी सिग्नल और दूसरा होता है डीसी सिग्नल। एसी सिग्नल को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग सिग्नल, अल्टरनेटिंग करंट, इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। अब थोड़ा समझोगे, जो एसी सिग्नल होता है ना, इसको साइनसॉइडल वेव से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये एक साइकिल है, बहुत सारा साइकिल हो सकता है। और जो डीसी सिग्नल होता है इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये टाइम लाइन होता है, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया जाता है, वाई एक्सिस पे मान लो करंट ले लिए, वैसे ही इसका भी एक्स एक्सिस जो है टाइम हो गया और ये हमारा करंट हो गया। अब दोनों का बिहेवियर देखो कैसा है। जो एसी सिग्नल होता है ना, एक टाइम के बाद, जैसे ये 0 से लेके ये पाई होता है, यहाँ तक क्या वैल्यू जो होता है ना, इसको पाई बोलते हैं। तो ये 0 से पाई तक पॉजिटिव इसको साइकिल बोला जाता है। फिर पाई से 2 पाई तक निगेटिव साइकिल हो जाता है। फिर पाई से 2 पाई से ये 3 पाई हो जाता है, फिर से पॉजिटिव। 3 पाई से 4 पाई ये वाला पार्ट फिर से निगेटिव, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अल्टरनेट, एक अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, तो एक के बाद एक पॉजिटिव निगेटिव आते रहता है। किसी सर्किट में ये अपना डायरेक्शन पोलरिटी सब चीज चेंज करता है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट है ये देखो बेचारा बहुत सीधा साधा है, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू भी चेंज होते रहता है। जो एसी करंट है, अभी यहाँ पे 0 एम्पियर है, फिर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, देखोगे ये वैल्यू क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। कभी भी स्थिर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये एसी सिग्नल है, थोड़ा सा वहाँ पे पिक्चर गंदा हो गया, ऐसे है। तो यहाँ पे मान लो ये कोई करंट सिग्नल है, तो हर जगह पे ये अलग अलग वैल्यू देगा। अगर ये T0 टाइम है, ये T1 टाइम है, ये T2 है, ये T3 है और यहाँ पे T4 है, तो देखोगे T0 पे 0 एम्पियर का करंट है, ठीक है। फिर T1 पे मान लो यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट है, फिर T2 पे हो सकता है 2 एम्पियर का करंट हो, फिर T3 पे वापस 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा और T4 पे फिर से 0 हो जाएगा। मतलब हर एक टाइम पे करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन ये जो डायरेक्ट करंट होता है इसमें करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। मान लो ये T0 है, यहाँ पे टाइम का वैल्यू क्या है, T0 है, यानी कि 0 सेकेंड है। तो 0 सेकेंड पे यहाँ पे करंट का वैल्यू आप एज्यूम कर लेना कि 2 एम्पियर का है, ठीक है। कितने एम्पियर का, 2 एम्पियर का। यहाँ पे T1 टाइम ले लो, यहाँ पे T2 ले लो, यहाँ पे T3, वापस से T4, ठीक है। तो T0 पे कितना एम्पियर, 2 एम्पियर था। T2 पे भी करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा या मैग्नीट्यूड, वापस से ये भी 2 ही एम्पियर होगा। फिर यहाँ पे भी 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 2 एम्पियर, मतलब कोई भी टाइम ले लो हमेशा ये कितना एम्पियर का देगा, 2 ही एम्पियर का करंट देगा। लेकिन ये हर एक टाइम पर अपना करंट का वैल्यू चेंज करते रहता। अब देखो इंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे आ जाता है। इट ऑफर हाई इम्पीडेंस टू एसी, मतलब ये एसी करंट को पास नहीं करने देता है। ऐसा वाला करंट अगर इंडक्टर से पास हो तो नाराज हो जाता है इंडक्टर, बोलता है नहीं नहीं आप बहुत दल बदलू हैं आप जो है मैग्नीट्यूड भी चेंज करते रहते हैं, डायरेक्शन भी चेंज करते रहते हैं, पोलरिटी भी चेंज कर देते हैं। वैसे ही देखोगे इधर जब करंट का वैल्यू कंसीडर करोगे नीचे साइड में, तो सारा वैल्यू निगेटिव में आएगा। -1 एम्पियर आ जाएगा, यहाँ पे -2 एम्पियर आ जाएगा, फिर यहाँ पे -1 एम्पियर, मतलब सारा वैल्यू अब माइनस में आ रहा है। इधर सारा वैल्यू प्लस में आ रहा था, इधर सारा वैल्यू माइनस में। वापस से फिर से पॉजिटिव साइकिल आएगा, निगेटिव साइकिल आएगा, ऐसे वैल्यू चेंज होते रहता है। तो ऐसा कोई सिग्नल जो एसी नेचर का है, उस एसी करंट को ये इंडक्टर जो है हाई इंपीडेंस प्रोवाइड करता है, उसको फ्लो अपने आप से नहीं होने देता है, ठीक है। लेकिन जब डीसी सिग्नल की बात आती है तो ये खुश हो जाता है, ये डीसी सिग्नल को इजीली पास होने देता है। क्योंकि ये ना देखोगे कारण क्या है, ये यहाँ पे सडनली चेंज हो रहा है, ये करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है। और इंडक्टर क्या करता है, सडन चेंज को रोकता है, इंस्टेंटेनियसली किसी वैल्यू को नहीं चेंज होने देता। अभी तो बात किए हैं, एन इंडक्टर डज नॉट अलाउ टू चेंज द करंट इंस्टेंटेनियसली। 1 मिनट वेट करोगे आप लोग, तो चलो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि एसी करंट जो है ना सडनली चेंज होता है, और हम लोग बात कर चुके हैं कि जो इंडक्टर होता है वो सडन चेंज होने नहीं देता है, ठीक है। तो जो चाहता है ये उसके अपोजिट नेचर का ये करंट, इसीलिए इसको नहीं फ्लो होने देता। और ये आराम से कोई चीज पास हो ना, जैसे करंट आराम से फ्लो हो, तो उसको ये पास करने देता है। तो ये बात जो है ना याद रखना है कि ये एसी के लिए हाई इंपीडेंस प्रोवाइड करता है, बट डीसी के लिए वेरी लो इंपीडेंस प्रोवाइड करता है। दैट इज इट ब्लॉक एसी सिग्नल बट पासेज डीसी सिग्नल। इट ब्लॉक एसी सिग्नल, ब्लॉक करने का मतलब है रोक देना, आगे की तरफ पास नहीं करने देगा। जैसे मान लो ये कोई इंडक्टर है,
और यहाँ से AC सिग्नल पास होते आया, ये इधर से गाना गाते हुए आया, ठीक है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे टाइप से यहाँ तक गाना गाते हुए आएगा। लेकिन जैसे ही ये इंडक्टर में इंटर करेगा बोलेगा नहीं आगे आपको नहीं पास करने देंगे, ठीक है, ये AC सिग्नल को आगे पास नहीं करने देता। लेकिन अगर मान लो ये कोई इंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ से करंट जो फ्लो होके आ रहा है ये DC नेचर का है, तो इजिली इस करंट को क्या करने देता है, फ्लो करने देता है, ठीक है। इट ब्लॉक द AC सिग्नल, मतलब रोक देता है, बट पासेज DC सिग्नल, पास होने देता है, ठीक है। अगला पॉइंट, द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर थ्रू विच अपोजिंग द चेंज ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। बहुत ही कमाल का बात है भाई। द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर मतलब इंडक्टर का वो गुण, थ्रू विच अपोजिंग द चेंज ऑफ करंट, मतलब इंडक्टर का वो गुण जिसके थ्रू ये करंट के चेंज को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है, रोकता है, सडन चेंज नहीं होने देता, उस गुण को क्या बोलते हैं, कॉल्ड इंडक्टेंस, ठीक है। जैसे रेसिस्टर का जो प्रॉपर्टी होता है उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, और रेसिस्टेंस के कारण वो करंट को क्या करता है, अपोज करता है। हम आप लोगों को बताए थे वहां पे कि जितना ज्यादा रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा उतना ही अपोजिंग कैपेसिटी उसका हाई होगा। वैसे ही इंडक्टर का इंडक्टेंस वैल्यू जितना ज्यादा होगा ये भी करंट को सडन चेंज होने से उतना ही रोकेगा, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर थ्रू विच अपोजिंग द चेंज ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंडक्टेंस, मतलब इसमें जो चेंज ऑफ करंट होगा, इसमें जो करंट बदलाव होना चाहेगा उस बदलाव को रोकने का जो गुण होता है उस गुण को ही इंडक्टेंस बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, द इंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय L। जो भी इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है उसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखोगे हम लोग जब सर्किट सिंबल आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ऐसे इंडक्टर होगा, ठीक है, इंडक्टर बनाएंगे और उसके ऊपर L लिख देते हैं। जैसे रेसिस्टर हम लोग बनाते हैं तो इसके ऊपर R लिख देते हैं, वैसे ही L से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड मेजर इन हेनरी, ठीक है, और जो इंडक्टेंस होता है उसको मेजर किया जाता है हेनरी में। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द यूनिट ऑफ, आप लिख लेना, इसके नीचे जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और जहां बोल दिए कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कर ही लेना, लिख ही लेना वहां पे ऑब्जेक्टिव, क्योंकि लास्ट में जब आप तैयारी करोगे एग्जाम्स का 20 मार्क्स का आपको आने वाला ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव एक बड़ा इशू बन जाता है लास्ट में जब एग्जाम्स का डेट निकल जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या पढ़े सर, सब्जेक्टिव तो पढ़ लिए बट ऑब्जेक्टिव क्या। तो ऑब्जेक्टिव कोई अलग से टॉपिक नहीं पूछा जाता, आपका जो टॉपिक है ना इसी से उठा के ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग मेंशन समटाइम्स करते रहते, बताते रहते कि भैया ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आप याद रखना, ठीक है। जो यूनिट होता है इंडक्टेंस का, समटाइम्स इंडक्टर भी बोल देता है, इंडक्टर नहीं बोलना चाहिए, इंडक्टेंस का हेनरी होता है। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, ठीक है, ये तो चलते फिरते याद होना चाहिए। इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, वैसे ही आगे चल के कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका यूनिट फराड होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस का ओम, इसका हेनरी, और कैपेसिटर का फराड। एक काम करते हैं, आज का लेक्चर जो है यहीं पे रहने देते हैं। अगला जो वीडियो लेक्चर है, ठीक है, ये सारा पॉइंट कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लग गया क्योंकि आप लोगों को ये पहली बार मिल रहा है तो थोड़ा टाइम देके ही पढ़ाना अच्छा है, ठीक है, ताकि चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगले वीडियो लेक्चर में ना यहाँ से शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टर से। तो चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू।